हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। यानी हम आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कल की क्लास में जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, यानी 2021 जो पीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसके जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे कल की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट के बारे में। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल 100 क्वेश्चन में तो 50 क्वेश्चन हमारे रिलेटेड होते हैं, किससे, जीके से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मोस्टली 10 जो क्वेश्चन है वो हमारे करंट अफेयर से, बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो हमारे पूछे जाते हैं जीके के जो अदर सेगमेंट्स हैं उनसे, वो हिस्ट्री, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, या फिर हो साइंस, स्टैटिक जीके, या जो हमारे अदर सेक्शन है इकोनॉमिक्स वगैरह, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम आज कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम 50 क्वेश्चन पूरे करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो भी उस क्वेश्चन से या ऑप्शन से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स बन सकते हैं या कुछ अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम वहाँ पर आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। लगभग 25 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही आज की क्लास में, और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमारा, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक जो सिक्का है किस शासक ने निर्गत किया था, यानी किस शासक के द्वारा जो रुपया नामक सिक्का है वो यहाँ पर चलाया गया। तो वो शासक था शेरशाह। तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही इस सिक्के को यहाँ पर चलाया गया। और शेरशाह सूरी का संबंध मुग़ल वंश से बिल्कुल भी नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। बाकी जो भी हुमायूं है, अकबर है या जहांगीर है, ये सभी मुग़ल शासक हैं। वैसे तो अगर हम बात करें शासनकाल की शेरशाह की, तो वो तो आता है मुग़ल काल के बीच में, लेकिन ये सूरी वंश का शासक है, ना कि यहाँ पर मुग़ल वंश का। इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, यानी पहले जो शासक हुआ करते थे उनके दरबार में उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। तो उसी में जो महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, इतिहासकार था, वो कौन था? वो था उतबी। उसके अलावा चंद बरदाई जो दरबारी कवि थे किसके थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे चंद्र बरदाई। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन पुहार किससे तट पर स्थित था, यानी ये प्राचीन एक पत्तन है, यानी पत्तन बेसिकली हम बंदरगाह को कहते हैं। तो प्राचीन पत्तन यहाँ पर पुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये स्थित था कावेरी रिवर के तट पर। ये जो प्राचीन पत्तन है ये यहाँ पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे इसको ले लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा शायद दूसरा प्रैक्टिस सेट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी जो महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर यहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो वो हमारी नदी है ऋजुपालिका रिवर। तो ऋजुपालिका रिवर के किनारे ही यहाँ पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल समझेंगे और हम अलग से स्लाइड में इसको समझेंगे। तो देखिए, महावीर स्वामी जिनका संबंध है किस धर्म से? तो महावीर स्वामी का संबंध है जैन धर्म से, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद। इनको ऋजुपालिका नदी के जंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति होना। तो देखिए, इनसे रिलेटेड है कौन सी रिवर? ऋजुपालिका रिवर। और देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो महात्मा बुद्ध हैं इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो भी एक नदी के किनारे हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर। तो निरंजना नदी के तट पर और महाबोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो दोनों रिवर आपको याद रखनी है। ऋजुपालिका रिवर रिलेटेड टू महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है निरंजना रिवर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक काल से
स्थल से संबंधित है, यानी राग का टीला एक नवपाषाणिक स्थल है जो कि किससे रिलेटेड है, यानी कहाँ पर स्थित है, किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा संगनकल्लू। तो संगनकल्लू से रिलेटेड है और ये आपका पड़ता है कर्नाटक के मैसूर में। तो ये जो स्थल है नवपाषाणिक काल, ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। उसके अलावा जो बुधियाल है या आपका कोल्डी हवा हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं नवपाषाणिक स्थल ही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रथम बार भारत में चुनाव का प्रारंभ हुआ, वो अधिनियम कौन सा था? तो देखिए, उस अधिनियम की अगर हम बात करें तो वो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो देखिए, यहाँ से आपसे ये नहीं पूछा गया कि जो नमक सत्याग्रह है कब स्टार्ट किया गया, बल्कि यहाँ पर पूछा गया है इसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या था। तो वो था, देखिए, नमक कानून को निरस्त करना। यही नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य लिए ही गांधी जी ने यहाँ पर नमक कानून तोड़ा 1930 में दांडी यात्रा करके। और देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी लेखपाल एग्जाम में पूछा गया और कई सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि गांधी जी ने जो नमक कानून है या जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से शुरू की थी। यानी दांडी यात्रा तो उसमें नहीं दिया गया था, लेकिन ये पूछा गया था नमक कानून कहाँ से स्टार्ट किया नमक सत्याग्रह को। तो वो देखिए, इन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती से, ना कि दांडी से। दांडी तो पहुँच उन्होंने इस कानून को तोड़ा था, लेकिन वो चले थे अपने साबरमती के आश्रम से। तो साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1905 में, और तभी यहाँ पर किया गया था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के समय ही इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया? यानी 1905 में जो भी बंगाल में स्वदेशी है या बहिष्कार आंदोलन है, उस चलाने का समर्थन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो बहुत सारे कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पर हुए और बनारस अधिवेशन के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रकार के जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, यानी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनका यहाँ पर विस्तार किया जाए, उससे रिलेटेड आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा ऊपर। तो देखिए, कौन से यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात की जा रही है? तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही एक नीति अपनाई गई थी, जिसके बारे में कल भी क्वेश्चन आया था, यानी पिछले एग्जाम में पूछा गया था और कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। हड़प नीति या लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन की नीति यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हड़प नीति, यानी जिस भी जो भी यानी राजा होगा उसका अगर कोई स्वयं का पुत्र नहीं है, उसे गोद लेने की मनाही है, यानी वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता। ऐसी नीति बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, और वो जो एरिया था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाता था। उसी के तहत झांसी को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में किया। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, अगर ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की, तो वो है हमारी नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड है। तो देखिए, ये ऑप्शन में भी नहीं है और ये आंसर भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे लंबी नदी नहीं पूछी गई, बल्कि एशिया की, यानी एशिया महाद्वीप की, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनमें जो एशिया महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी यहाँ पर पूछी गई है। तो सबसे लंबी अगर हम बात करें तो वो है नील नदी, और सेकेंड नंबर पर नंबर आता है अमेजन रिवर का, और उसके बाद थर्ड नंबर आता है यांगटीसी नदी का। यांगटीसी नदी जो कि चीन में स्थित है, और ये एशिया की सबसे लंबी और ओवरऑल वर्ल्ड की 3rd नंबर की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। अगला क्वेश्चन है, बृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते, सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, या जब तेज़ हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो? तो देखिए, सी और डी तो पहले से ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई सेंस बनता नहीं है ज्वार और भाटा आने का। तो देखिए, बृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा जब एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तब यहाँ पर बृहत ज्वार आता है। तो ज्वार आने की स्थिति यहाँ पर कही जाती है जब जल स्तर यहाँ पर बढ़ता है समुद्र का, उसे हम बृहत ज्वार की, यानी ज्वार की श्रेणी में रखते हैं, एक सीधी रेखा में जब सूर्य और चंद्रमा हों। और अगर हम बात करें जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं,
तब स्थिति बनती है लघु ज्वार की। तो ये जो स्थिति होती है ये होती है लघु ज्वार की। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, जब हम क्वेश्चन करते थे पीईटी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कई सारे हमने पहले भी हल कर रखे हैं, यानी जीके के क्वेश्चन जो हमने किए हैं। और हमने वहाँ पर आपको बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो रिलेटेड है, यानी जिसके द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में बरसात देखने को मिलती है, और ये उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से, यानी मेडिटेरियन सी से। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो चलता है, यानी जो भी हवाएं हैं वो वहाँ से चलती हैं, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है, यानी भारत की आपको लोकेशन बतानी है अक्षांश और देशांतर के रूप में। तो अगर हम बात करें भारत की जो स्थिति है, या ये हम कह लें भारत कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर भारत की अगर स्थिति की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है भारत का, और वो यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले जो भी बच्चे हैं, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, उनकी सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। यानी ओवरऑल अगर हम आबादी की बात करें उसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले कितने बच्चे हैं, यानी उनका जो परसेंटेज है वो कितना है, तो वो है 31%। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये हो जाता है, 31% है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, साख पत्र L/C दिया जाता है किसको, यानी किसको ये दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एक आयातकर्ता को। इसे बेसिकली कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। तो इंग्लिश से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्रेडिट कार्ड को ही हम एक साख पत्र कहते हैं हिंदी में, और ये एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर, यानी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। तो यूपी के कानपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। तो किसके द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा। तो जनता सरकार के द्वारा ही रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो आपको बताना है निम्न में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, तो वो है M3। तो M3 को ही मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, यानी किससे रिलेटेड है। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है C नंबर, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही आर्थिक सर्वेक्षण को यहाँ पर जारी किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन वो भी थोड़ा सा टफ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको काल क्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना होता है, और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो कई सारी हमारी समितियाँ हैं उनका ही एक क्रम दिया हुआ है, और आपको बताना है किस क्रम में ये हैं, यानी सबसे पहले कौन सी समिति बनी, फिर कौन सी समिति बनी, इस प्रकार से आपको इन्हें एक क्रम में लगाना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले जो समिति बनी थी वो तो हमारी बेसिकली बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिसके द्वारा ही स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। यानी उन्होंने बात की कि त्रिस्तरीय संरचना की स्थानीय स्वशासन की, और उसे ही वर्तमान में लागू किया गया है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर बात आती है सेकंड नंबर पर, और वो है अशोक मेहता समिति, जो कि बनी 1977 में। तो 1977 में अशोक मेहता समिति, और फिर आती है GKV राव समिति, और ये आती है 1985 में। और फिर यहाँ पर आती है ML सिंघवी समिति 1986 में, और देन फिर आती है PK थुंगन समिति 1988 में। तो अब देखिए क्रम आपको अगर सेट करना है, सबसे पहले आएगा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है C नंबर ऑप्शन। तो पहले थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, और फिर सेकंड नंबर आएगा। तो इस प्रकार से ये क्रम हमारा सही होगा स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, यानी जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन के लिए जो विधेयक है वो यहाँ पर लाया जा सकता है। और कहाँ पर लाया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में,
या लोकसभा या राज्यसभा में या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय संसद का हिस्सा ही नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आपको बताना है लोकसभा में, राज्यसभा में या लोकसभा राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर होगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी दो में से किसी, संसद के दो में से किसी सदन में भी संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वो लाया जा सकता है, जिसकी बात 368 में की गई है। लेकिन अगर हम बात करें वित्त विधेयक की, या जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये यहाँ पर कंपलसरी है, सबसे पहले इसे लोकसभा में ही लाया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। लेकिन अगर संशोधन से संबंधित विधेयक है या अदर कोई विधेयक है, वो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो देखिए जो शून्यकाल की अवधारणा है ये आपको देखने को मिलेगी संसद की कार्यवाही में। जो प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, यानी शून्यकाल का समय होता है बीच में 12 से 1 बजे का समय, उसे हम शून्यकाल का समय कहते हैं। और ये जो अवधारणा है ये हमने किसी भी देश से नहीं ली, ये हमारी स्वयं की देन है, क्योंकि जो संसद की कार्यवाही है वही बाद में स्टार्ट हुई और शून्यकाल की अवधारणा को हमने कहीं से भी नहीं लिया, और 1962 में इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शून्यकाल की अवधारणा को, यानी ये भारत की ही देन है, और 1962 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नागरिकता से रिलेटेड। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? यानी भारत में किस प्रकार की नागरिकता हमको देखने को मिलती है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम भारत में नागरिकता की, तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता ये प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। ये अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और राष्ट्र की, यानी कि पूरे ओवरऑल अमेरिका की एक अलग नागरिकता होती है। उसके बाद राज्य की एकल नागरिकता, ये भी सही नहीं होगा। सही होगा सी नंबर, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। यानी यहाँ पर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते होंगे, आपकी एक ही नागरिकता होगी, यानी आप इंडियन ही कहलाए जाएंगे। यहाँ पर आपकी अलग अलग राज्य की कोई भी नागरिकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा में कई सारी समितियां बनी, और प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, जिन्होंने जो भी देसी रियासतें थी उनके एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा अगर हम बात करें संचालन समिति की, तो संचालन समिति के प्रमुख थे राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति का यानी जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। तो प्रारूप समिति से रिलेटेड हैं V.R. अम्बेडकर, संचालन समिति और राजेंद्र प्रसाद, और जो समझौता समिति थी उससे रिलेटेड हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारा यानी हम ये कह लें क्वेश्चन था, और साथ ही साथ जो अदर बन सकते थे आपसे, प्रारूप समिति भी पूछी जा सकती है, संचालन समिति भी पूछी जा सकती है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में जो रक्त का दाब है वो कितना होता है? तो अगर हम बात करें हमारे शरीर में रक्त के दाब की तुलना अगर हम करें वायुमंडलीय दाब से, तो वो होता है अधिक। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन ही किए हैं, बाकी अगर हम 50 में बात करें तो हमारे जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे जो अदर पॉइंट्स है वो भी हमने यहाँ पर आपको बताए, अदर फैक्ट्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, आगे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, और जो भी जीके के क्वेश्चन है वो करते रहेंगे, और पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर अच्छी तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे